आप खैर मकदम है आपका समय न्यूज नेटवर्क में और आप देख रहे हैं आलमी समय। अपने खास प्रोग्राम खुली बहस के साथ हाजिर हूं मैं सैयद फैसल अली। नई हुकूमत ने अपने कारभार संभाल लिया है, ज्यादातर नए वज़रा ने अपना ओहदा संभाल लिया है। नई हुकूमत अपनी जिम्मेदारियों के साथ कुछ नए तनाज़े भी लेकर आई है। मोदी कैबिनेट के कुछ वज़रा भी बहस का मौजू बने हुए हैं, जिसमें जहां मुस्लिम चेहरों में सिर्फ नजमा हेपतुल्ला का होना, वहीं HRD की वजीर स्मृति ईरानी की तालीम को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा बीजेपी के इंतखाबी मंशूर के खास इशू मसले कश्मीर पर कैबिनेट के एक वजीर के बयान के बाद सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के तर्जुमान प्रणब झा, सामाजिक कारकुन शबनम हाशमी और RSS के विचारक संगीत रागी। आप सभी का आलमी स्टूडियो में खैर मकदम है। इसी के साथ लखनऊ से हमारे साथ बराह रास्त बातचीत में शामिल होंगे यूपी हुकूमत में साबिक वजीर तालीम रहे डॉक्टर मसूद अहमद। तो शुरू करते हैं खुली बहस। नरेंद्र मोदी ने मुल्क के 15वें वजीर आजम के तौर पर अपने ओहदे और राजदारी का हल्फ ले लिया है, लेकिन बहस का मौजू बना हुआ है मोदी कैबिनेट में, जिसमें मुस्लिम चेहरे के तौर पर सिर्फ नजमा हेपतुल्ला को ही मौका मिल पाया है। वहीं अपोजिशन ने वजीर बराए फरोग इंसानी वसाइल स्मृति ईरानी की तालीम को लेकर तरह तरह के सवाल उठाना शुरू कर दिए हैं। हालांकि कैबिनेट में दागियों की तादाद भी कम नहीं है। पेश है एक रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की काबीना में सबसे ज्यादा जिक्र हो रहा है तो फरोग इंसानी वसाइल की वजीर स्मृति ईरानी का, और हो भी क्यों ना। जिस वजारत को मौलाना डॉक्टर अबुल कलाम आजाद से लेकर मुरली मनोहर जोशी जैसे माहिर तालीम संभाल चुके हैं, मोदी ने स्मृति को पहली बार में ही इस भारी भरकम वजारत की जिम्मेदारी जो दे दी है। आम इंतखाब में अपनी तारीखी शिकस्त से परेशान कांग्रेस ने स्मृति के हलफनामे का हवाला देते हुए उनकी तालीमी लियाकत पर ही सवाल उठा दिया है। हालांकि खुद स्मृति का कहना है कि वो वजीर आजम की उम्मीदों पर पूरी तरह खरी उतरने की कोशिश करेंगी। The HRD minister is not even a graduate. So I think these are things which show the unrepresentative, imbalanced and hasty approach to cabinet making. आज मैं अपने आप को भाग्यशाली मानती हूँ कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने और मेरे संगठन ने मुझमें इतनी क्षमता देखी कि मुझे इतनी बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने दी। अब तक जो सार्वजनिक तौर पर शिक्षा के विभाग में स्पेंड होता था वो करीबन 3.8% होता था हमारे GDP का। हम सबका प्रयास रहेगा कि 6% तक GDP के हमारे शिक्षा के विषय में क्षेत्र में हमारा जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है वो हो। साथ ही हमारे मैनिफेस्टो में सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमालयन टेक्नोलॉजी को समर्पित इस बात का उल्लेख है। हमारे जो मैनिफेस्टो है उसमें नेशनल ई लाइब्रेरी का उल्लेख है। मैं आप सबके माध्यम से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहती हूँ कि मुझमें जितनी क्षमता है उस क्षमता के आधार पर हमने जितने वादे किए उन्हें इन आगामी 5 वर्षों में मैं पूरा करूंगी। राहुल गांधी के खिलाफ अमेठी से उम्मीदवार रही स्मृति को निशाने पर लेने से बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है और पार्टी अब इस अहम वजीर की दिफा में उतर आई। आबी वसाइल की वजीर उमा भारती ने कांग्रेस पर जवाबी हमला करते हुए उल्टा कांग्रेसी सदर सोनिया गांधी की तालीम पर ही सवाल उठा दिया है। उन्होंने स्मृति की शैक्षणिक योग्यता पूछी। मुझे पूछना है कि सोनिया गांधी की शैक्षणिक योग्यता क्या है, क्योंकि उन्होंने यूपीए को हेड किया है, मनमोहन सिंह को डायरेक्शन दिए, पूरी यूपीए की सरकार उनके दरवाजे पर हाथ बांध के खड़ी थी। तो सोनिया गांधी जिन्होंने यूपीए की सरकार चलाई हो, उनके क्वालिफिकेशंस क्या हैं? पहले कांग्रेस के लोग उनका सर्टिफिकेट दिखाएं कि वो कितनी पढ़ी, कहाँ पढ़ी, किस प्रकार से पढ़ी, पढ़ाई का प्रकार क्या था। इसके बाद वो स्मृति ईरानी के बारे में सवाल कर पाएंगे। एक महिला पर सीधे सीधे इस तरह से सवाल कर देना, इसमें जो मेडिसिन में होगा, हेल्थ मिनिस्ट्री में, जरूरी थोड़ी है कि वो MBBS होगा। योग्यता इस पर होती है कि आप मंत्रालय को चलाने का तरीका आपका क्या है। ये थोड़े होता है कि आपके सर्टिफिकेट्स क्या हैं। फिर तो सोनिया गांधी बताएं कि उनके सर्टिफिकेट्स क्या हैं, और नहीं तो सोनिया गांधी कांग्रेस के लोगों को चुप कराएं। हालांकि मोदी की काबीना में कई रियासतों को तरजीह न देने पर भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं जबकि कांग्रेस मुजफ्फरनगर फसाद के मुलजिम को वजारत देने पर भी सवाल उठा रही है। दागी वज़रा का मामला कब तक दबा रह पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी दिग्विजय सिंह ने इसे वजीर आजम का जाती मामला तो जरूर बताया, लेकिन यहाँ भी वो तंज करना नहीं भूले और कहा कि ये तो मोदी की समझ है कि वो स्मृति ईरानी को मुरली मनोहर जोशी से ज्यादा काबिल समझते हैं। ये तो उनका अधिकार क्षेत्र है। अब उनको डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी से बेहतर स्मृति ईरानी लगी हैं तो ठीक है, उनका अधिकार है।
लेकिन मोदी की काबीना में मुसलमानों की वाहिद उम्मीद नजमा हेपतुल्ला ने तो उन्हें अक़लियत मानने से ही इनकार कर दिया है, जिसके बाद मरकजी काबीना में मजीद वजारत ख्वाब सजाए मुसलमानों को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि लोगों को अभी उम्मीद है कि इस बार नजरअंदाज किए गए मुख्तार अब्बास नकवी, शहनवाज हुसैन, महबूब अली कैसर जैसे लीडरान को मुस्तकबिल में शायद जगह मिल जाए। Why only मुसलमानों को? Muslims are a majority, but this is not a ministry for Muslim affairs. This is a ministry for minority affairs, and there are so many other minorities also in the country, and we have to think about them. In fact, Muslims are really not in minority. It is the Parsis are real minority, and they are completely decimating in number. And I think we should focus also on them, that how we can help health-wise or whatever genetically, if we can, that they should not diminish totally. हालांकि मोदी की काबीना अभी सिर्फ अपना ओहदा ही संभाल पाई है, लेकिन कहते हैं कि अच्छे सपूत के निशान पालने में ही दिखाई देने लगते हैं। तो क्या इन तनाजात से घिरी काबीना से ही नरेंद्र मोदी हुकूमत की आइंदा कारकर्दगी का अंदाजा लगाना ठीक रहेगा? आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। बातचीत की शुरुआत करते हैं शबनम हाशमी से। इन पूरी चीजों पे काफी गहरी नजर है उनकी, समाजी कारकुन हैं और नरेंद्र मोदी की सियासत को भी बहुत करीब से उन्होंने देखा है। जानने की कोशिश करते हैं किस तरह से कैबिनेट फॉर्मेशन को शबनम हाशमी जी देखती हैं और जिस तरह के इल्जामात उमा भारती ने लगाए सोनिया गांधी को, क्या ये मुनासिब था? इसलिए कि सोनिया गांधी किसी डिपार्टमेंट में की वजीर नहीं थी या वजीर आजम नहीं थी, वो यूपीए की चेयरपर्सन थी, तो उनका कंपैरिजन स्मृति ईरानी से जो एचआरडी मिनिस्ट्री को हेड कर रही है, क्या ये मुनासिब था? शबनम जी देखिए, एक तो अब अरबों खरबों रुपया खर्च होके सरकार बनाई गई है, सारा मीडिया खरीद के, उसके बाद हम ये कहें कि मोदी हमारी और आपकी मर्जी के मंत्री बनाए, तो ये तो नहीं। तो मैडम ये भी तो है कि मंत्री बनाना तो प्राइम मिनिस्टर का प्रेरोगेटिव है। मंत्री तो वही कह रही हूँ कि मंत्री तो मोदी जी वही बनाएंगे जो मोदी को चाहिए। इसमें जो मंत्रिमंडल की पे आप अगर आप नजर डालें तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है। अगर आप इंडिपेंडेंट चार्ज देखेंगे मिनिस्टर्स का है तो आप ये पाएंगे कि जितने मिनरल रिसोर्सेज जितने हैं, जितनी भी ऐसी चीजें हैं जिनकी बिक्री होने वाली है आगे, वो सारी इंडिपेंडेंट मिनिस्टर्स के पास है, क्योंकि वो डायरेक्टली मोदी डिसाइड करेंगे उसका क्या होगा। जिस तरह गुजरात के अंदर जमीनें अडानी को दी गई, किस तरह दी गई, खुलेआम बांटी गई, वो सब उनके कंट्रोल में रहे। अब स्मृति ईरानी की मैं डिग्री को मैं बहुत पर्सनली बहुत इंपॉर्टेंट नहीं मानती। डिग्री है या नहीं ये डिसाइड नहीं, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं, वो बहुत बड़ा मैटर नहीं, हम लोगों के पास लेकिन स्मृति ईरानी एमएचआरडी की मिनिस्टर हो सकती है, इसके ऊपर सवालिया निशान उठाए जा रहे हैं और मेरा मानना है कि सही है। क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा मामला है जहां पे आपको यूजीसी से लेके और रिसर्च के लेवल तक आपको एक समझ होनी बहुत जरूरी है। मतलब मैं अपने को कह सकती हूँ मैं बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हूँ, लेकिन मैं एमएचआरडी तो नहीं चला सकती ना। स्मृति ईरानी कैन बी कुड हैव बीन अ वेरी गुड मिनिस्टर फॉर प्रॉब्ली किसी और, अगर वो मतलब आपका ये कहना है शबनम जी कि वो मिनिस्टर हो सकती है, उनकी काबिलियत पे बहुत ज्यादा आप सवाल नहीं उठा रही हैं, डिग्री बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सब कोई मानता है, नहीं है, लेकिन ये कि वजीर तालीम होने पे, एजुकेशन मिनिस्टर होने पे आपको एतराज है? एतराज है, और मैं ये भी समझती हूँ कि इसको बहुत एक नॉन सीरियसली तरीके से लिया जा रहा है। दूसरा, जो क्लबिंग की गई है कि एक एक मिनिस्टर के पास 5-5 मिनिस्ट्रीज है। आप कह रहे हैं मिनिमम गवर्नेंस, ये मिनिमम गवर्नेंस नहीं है, ये अनडेमोक्रेटिक है। आपने इतने सारे लोग चुन के आए हैं और दूसरी पार्टीज के लोग हैं, एलाइज हैं, आप बाकी सबको तो बहुत कुछ जो बिल्कुल साइडलाइन वाली मिनिस्ट्रीज हैं वो बांटते हैं, और 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज आपने एक आदमी को दे रखी है। मैं तो इसको एक पूरा अनडेमोक्रेटिक तरीका समझती हूँ। और जो हमने अभी तक एक्सपीरियंस हमारा रहा है, जो गुजरात में देखा है कि अल्टीमेटली सरकार तो मोदी चलाते हैं, बाकी सब थोड़े दिनों में इरेलीवेंट हो जाते हैं। अब वो आगे आने वाले दिन बताएंगे कि ये सारे मिनिस्टर्स जो कुछ जिनको इनको दिया गया है वो अपनी मर्जी से चला पाएंगे या वो इरेलीवेंट हो जाएंगे, ये तो अभी कहना मुश्किल है। चलिए संगीत राजीव, हमेशा ये कहा जाता है जिस तरह का स्टाइल रहा है नरेंद्र मोदी का गुजरात से लेकर के उनकी सियासत में जिस तरह से कैंपेनिंग हुई उसको भी देखें अगर, तो ये माना जाता है कि सारे लोग इर्द गिर्द जरूर होते हैं लेकिन सारे इररिलेवेंट होते हैं। यही बात शबनम हाशमी भी कह रही है। तो कैबिनेट जो बनी है वो कैबिनेट जरूर है, लेकिन काम वही होगा जो नरेंद्र मोदी चाहेंगे। और एक इल्जाम ये भी लग रहा है कि उन्होंने बहुत हल्का, पॉलिटिकली भी एक लाइट वेट तो कह ही सकते हैं स्मृति ईरानी को, उनको एक बड़ी भारी भरकम वजारत इसलिए दी है कि जो उनका अपना एजेंडा है, जिस तरह से वो चाहते हैं एजुकेशनल सिस्टम को आगे बढ़ाना, वो आसानी से कर सकें। क्या कहिएगा आप?
देखिए, मैं शुरुआत इस बात से करना चाहूंगा कि यह आरोप कि बीजेपी ने पूरे मीडिया को खरीद करके इलेक्शन जीता है, यह निहायत ही बेबुनियादी बातें हैं और इसके कोई अतर्क संगत चीजें हैं। ये सब ऐसी है जैसे कुछ लोग जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ पिछले 10 साल से एक वैचारिक प्रतिष्ठान से जुड़ करके और लगातार कैंपेन प्रोपेगेंडा चलाया जा रहे थे। आज चूंकि नरेंद्र मोदी जीत गए हैं तो ये उनके फ्रस्ट्रेशन का एक विरूपण हमें दिख रहा है इस रूप में कि नरेंद्र मोदी ने सारे मीडिया को खरीद करके, वे लोग ऐसे भी लोग कहते हैं कि बाकी सारे चैनल्स, इस देश में मीडिया इतना स्वतंत्र है कि उसको खरीदा नहीं जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात ये कहना कि मिनिमम गवर्नेंस और मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस इसी से आता है कि ये बहुत 1989 में एक पुस्तक आई थी, री इन्वेंट द गवर्नमेंट। उसमें कहा था डाउनसाइज करो गवर्नमेंट को। तो मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि यह अलोकतांत्रिक कैसे हो गया है। तीसरी बात, जहां तक स्मृति ईरानी का सवाल है, स्मृति ईरानी ने भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष पद को सुशोभित किया है। वह राज्यसभा में बीजेपी के का प्रतिनिधित्व करती रही हैं और एक बहुत ही अच्छे प्रवक्ता के तौर पे अपने आप को रागी जी बिल्कुल सुशोभित उन्होंने बहुत सारी चीजों को किया है। मैं बोलना चाहूं, किसी की शिक्षा के आधार पर उसके परफॉर्मेंस का आकलन नहीं करना चाहिए। अब वो करती हैं या नहीं करती हैं, यह आकलन का विषय है। हम पहले से ही कह दें कि वो चूंकि वो बीए पास नहीं है, इसलिए इस देश को बिना बीए पास किए हुए प्राइम मिनिस्टर भी चला चुका है। हमारे देश के जितने प्राइम मिनिस्टर थे, कुछ को छोड़ दें तो वो बीए पास भी नहीं थे। तो क्या उनकी समझ पर आज ये सवाल खड़ा किया जाना चाहिए कि उन्हें कैसे प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था? ये सारे, मैं इसलिए मानता हूं ये सब बेबुनियादी चीजें हैं। हमें यह देखना चाहिए कि जिन लोगों को बनाया गया है वे आने वाले दिनों में परफॉर्मेंस कैसे देते हैं, हमें उनके परफॉर्मेंस का आकलन करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि स्मृति ईरानी जैसी प्रखर महिला, प्रखर वक्ता और जिसकी समझ है पार्टी के बारे में, जिनकी समझ है, जिसके सोच के बारे में कोई ऐसी बात नेगेटिव नहीं कही जा सकती। आपने एक बात कही, शिक्षा मंत्री के तौर पर सफल नहीं होंगी, इसके बारे में तो ये एक संगीत रागी जी ने कहा, सोनम जी, कि डाउनसाइजिंग करना गवर्नमेंट को कैसे अनडेमोक्रेटिक हो सकता है। और जाहिर सी बात है, तारीख को अगर हम देखें, हिस्ट्री को देखें, तो बहुत सारे प्राइम मिनिस्टर हमारे रहे जो ग्रेजुएट भी नहीं थे। तो ऐसी हालत में आप लोग कैसे स्मृति ईरानी पर आरोप लगा सकते हैं? देखिए, मैं पहले डाउन साइजिंग की बात कर रही हूँ कि मेरा ये मानना है कि एक मिनिस्टर को 4-4, 5-5 मिनिस्ट्रीज देना ये बहुत ही नॉन सीरियस तरीका है एक पूरी सरकार को चलाने का। कि आप कुछ समझते नहीं, आपको लगता है कि या तो ये सारे सुपर हीरोज आ गए, या तो भाई हम ही बेवकूफ है, हमें लग रहा है कि एक इंसान जो है वो एक मिनिस्ट्री को चला ले तो बड़ी बात है। सारे सुपर हीरोज होंगे, सब 5-5 मिनिस्ट्रीज चलाएंगे, वो तो आने वाले हम इसको अनडेमोक्रेटिक समझते हैं। ये जो मिनिस्ट्रियों की संख्या जो 80 और 90 जाता था, उसके पीछे जरा आप परिप्रेक्ष्य समझिए। आपके पास जब ये कोalition सरकार बनी, 30 सेकंड, जब से ये कोalition एरा शुरू हुआ है, जब से जो क्षेत्रीय पार्टियां बार्गेन करने लगी हैं, तब से ज्यादा ये मिनिस्टरों का ये खाका जो है, वो संख्या जो है वो 80-90 के आसपास जानी शुरू हुई है। पहले भी संख्या छोटी हुआ करती थी। चलिए, हमारे साथ लखनऊ स्टूडियो में मौजूद हैं मसूद अहमद साहब, जो खुद एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में। उनके पास चलते हैं, जानने की कोशिश करते हैं क्या उस वजारत को चलाने के लिए, वजारत तालीम को चलाने के लिए, एचआरडी मिनिस्ट्री को चलाने के लिए, क्या वजीर का बहुत पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है या इसकी उतनी जरूरत नहीं है? मसूद साहब, मसूद साहब, चलिए, मसूद साहब से हमारा राब्ता नहीं हो पा रहा है। हम चलते हैं सीधे प्रणब झा के पास, जो कांग्रेस के तर्जुमान हैं, और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि जिस तरह का इल्जाम कांग्रेस के सिंघवी साहब ने लगाया और दूसरे लीडर ने लगाया स्मृति ईरानी में, क्या ये मुनासिब था? प्रणब झा। देखिए ताहिर जी, मैं सबसे पहले जो बात कहना चाहता हूं तमाम देखने वालों को, वो ये कि जब कांग्रेस ने ये प्रश्न उठाया तो ये प्रश्न किसी व्यक्ति विशेष की शैक्षणिक योग्यता का तो बिल्कुल भी नहीं था। 45 लोगों ने
स्वेरिंग इन किया, शपथ लिया, 44 लोगों के बारे में हमने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा। हाँ, लेकिन ये भी ताजुब है, बहुत सारे लोग 30% लोग ऐसे हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। बिल्कुल, हम वही कह रहे हैं, क्योंकि ये विशेषाधिकार है, ये प्रेरोगेटिव है प्राइम मिनिस्टर का कि वो किसको मंत्री बनाए, किसको ना बनाए, किसमें उनको योग्यता दिखती है, किसमें नहीं दिखती है। हमने 45 लोगों के बारे में प्रश्न नहीं किया, एक व्यक्ति के बारे में प्रश्न किया, और व्यक्ति विशेष के बारे में प्रश्न नहीं किया। प्रश्न ये था कि जो देश का मानव संसाधन विकास मंत्री है, ठीक है, हिंदुस्तानी में मानव संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट जी, की कहने की बात अगर आमतौर पर बोलचाल की भाषा में देखें तो हम पढ़ाई लिखाई का काम कैसे लोगों को सौंपते हैं, जिनका पढ़ाई लिखाई से वास्ता हो, बस इतनी सी बात है। एक तो ये प्रश्न था। दूसरा प्रश्न, जो कि ये कल तक का प्रश्न था, दूसरा प्रश्न जो कल के बाद नया शुरू हुआ, वो ये कि जो मानव संसाधन विकास मंत्री है, जो शिक्षा के लिए जिम्मेवार है इस देश में, उनका खुद का जो हलफनामा है, एफिडेविट है, उसमें एक 2004 में कुछ और लिखा जाता है और 2014 में कम हो गई। जी, तो उन दोनों में से एक सत्य है, एक गलत है, एक सत्य है और एक असत्य है। तो उनको भाजपा को ये क्लियर करना चाहिए, ये बताना चाहिए। हमें बहुत कुछ कहने का हमें जनाधिकार मिला है, हमें विपक्ष में बैठने को आदेश हुआ है, बहुत कुछ कहना हमारे लिए शोभनीय नहीं है, तो हम विनम्रता से कहते हैं कि इसमें सच्चाई क्या है, ये लोगों के सामने आनी चाहिए बात, और जो इसके बाद इसमें प्रक्रिया हो वो आगे लागू हो, बस इतनी सी बात। चलिए लखनऊ चलते हैं, मसूद साहब से शायद हमारा राब्ता हो गया है। मसूद साहब, आपको आवाज आ रही है? जी। मसूद साहब, आपसे जानना चाहेंगे, स्मृति ईरानी जो एचआरडी मिनिस्टर हुई हैं हिंदुस्तान में, उनको लेकर के काफी चर्चा हो रही है, कंट्रोवर्सीज हो रही है, माना यह जा रहा है कि वो उसके लायक नहीं है, अहल नहीं है, तालीम के एतबार से वो शायद उस मिनिस्ट्री को हेड नहीं कर सकती हैं। आप खुद वजीर तालीम रह चुके हैं, एचआरडी मिनिस्टर रह चुके हैं उत्तर प्रदेश में, क्या जरूरी है, कोई क्वालिफिकेशन इसके लिए, डिग्री की जरूरत है या तजुर्बे की जरूरत है इसमें? देखिए, ऐसा है, इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूंगा, हाँ, नंबर एक, अगर भारतीय जनता पार्टी से कोई बात पूछी जाती है जी, तो फौरन वो जो है सोनिया गांधी जी के ऊपर उंगली उठाते हैं जी। सोनिया गांधी जी का अपना एक व्यक्तित्व है, वो कुर्बानी की एक मूर्ति है, और 10 साल उनके नेतृत्व में सरकार चली है, और उन्होंने जनता ने उन पर भरोसा दिखाया था। नहीं क्डॉक्टर मसूद साहब, मैंने ये पूछा कि एचआरडी मिनिस्ट्री के लिए क्या जरूरी है, तालीमी डिग्री या तजुर्बा? क्योंकि उमा भारती जी ने एक सवाल खड़ा कर दिया, सोनिया गांधी जी ने कुर्बानी दिया है, उनके ऊपर जाने के बजाय उन्होंने तो मनमोहन सिंह जी को प्रधानमंत्री बना दिया था खुद ना बन करके। अब आता हूं मैं स्मृति ईरानी जी के ऊपर। बिल्कुल मेरा अपना मानना है कि इसमें क्वालिफिकेशन मस्ट है। एक्सेप्शनल केसेज में देखा यह जा रहा है कि चलो कुछ लोग इसमें कामयाब हुए हैं, लेकिन इस मिनिस्ट्री में क्वालिफिकेशन अपनी अहमियत रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और व्यवहारिकता के आधार पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जवाब देना ही चाहिए और देना पड़ेगा। वैसे ये नरेंद्र मोदी जी को मैंडेट मिला है, उनका अपना विशेषाधिकार है, जिसको चाहे बनाए और जिसको चाहे रखें और जिसको चाहे ना रखें। लेकिन इस लोकतांत्रिक देश में देश की जनता को जवाब देना पड़ेगा। जब से उन्होंने स्मृति ईरानी जी को मिनिस्टर बनाया, शिक्षा विभाग का मंत्री बनाया है, पूरा देश स्तब्ध है, उनसे जानना चाहता है। जिस पोस्ट पर अब्दुल कलाम आजाद, अर्जुन सिंह, प्रोफेसर नूरुल हसन और बीपी सिंह जैसे लोग रहे हो, उस पोस्ट पर मेरे ख्याल से मुरली मनोहर, ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी में योग्य लोगों की कमी है, अगर इस पोस्ट पर मुरली मनोहर जोशी जैसे व्यक्ति को रखा गया होता तो न मुझे शिकायत थी, न इस देश के लोगों को शिकायत थी। लेकिन स्मृति ईरानी जी को रखा है, इतना बड़ा विभाग है, ये इस देश के युवा के भविष्य का मामला है। चलिए ये इस देश के युवा के भविष्य का मामला है। मसूद साहब, आपको यहाँ पर रोकना पड़ेगा, यहाँ पे वक्त हो गया, युवाओं ने ही आपका भविष्य तय कर दिया। चलिए संगीत साहब आपके पास वापस आएंगे, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ स्मृति ईरानी ही है जिनके ऊपर सवाल उठ रहा है, या और भी लोग हैं इस कैबिनेट में जिनके ऊपर सवाल होता है। लेते हैं एक ब्रेक।
फ्रेश टेस्ट टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। हम समय हैं, समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक आपकी है। समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध है। समय एक नारा है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है, रहिए समय के साथ। फ्रेश फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। ब्रेक में जाने से पहले हम बात कर रहे थे यूपी के साबिक वजीर तालीम डॉक्टर मसूद अहमद साहब ने। उन्होंने बहुत वजाहत के साथ ये कहा कि पूरा देश स्तब्ध है, पूरा देश शॉक में है जिस तरह से स्मृति ईरानी को एचआरडी मिनिस्टर बनाया गया है। और उन्होंने बहुत वजाहत के साथ ये बात कही कि ये मसला मुल्क के युवा तबके से यानी नौजवानों से और उनकी तालीम, तरबियत और उनके फ्यूचर से जुड़ा हुआ है। संगीत साहब, ये पूरा जो नया जनरेशन हमारे हिंदुस्तान का आने वाला है, जिनकी तालीम की बात हम कर रहे हैं, जिनकी एजुकेशन की बात कर रहे हैं, जिनकी फ्यूचर की बात करें, उनसे जुड़ा हुआ है। और ऐसे में एक इतना इनएक्सपीरियंस आदमी, और हो सकता है बहुत अच्छी प्रखर वक्ता हो, अच्छी बात करती हो, लेकिन ये बात तो तय है कि आपके यहाँ ये अच्छे अच्छे लोग थे। मुरली मनोहर जोशी कहाँ चले गए? और भी बहुत सारे लोग थे। इन्हीं को बनाना क्या जरूरी था? कोई एजेंडा है जिसको सर्व करना है? देखिए, ये बात भी कही जा रही है कुछ एजेंडा है नरेंद्र मोदी का एजुकेशन को लेके, कोर्सेज को चेंज करने के, इसलिए वो ऐसे मिनिस्टर को लेके आए। वो तो मुरली मनोहर जोशी भी चेंज कर दे। देखिए, जब मुरली मनोहर जोशी जब बने थे एचआरडी मिनिस्टर, तब भी लोगों ने कहा था कि बहुत बड़ा कोई एजेंडा है। और उन्होंने क्या एजेंडे में किया था? नहीं, वो किया था, बहुत सारी चीजें की थी। ऐसी कोई ऐसी चीजें नहीं की थी, दुष्प्रचार ज्यादा शबनम जी से जानेंगे क्या किया था। नहीं, शबनम जी जरूर बोलेंगे। शबनम जी तो एक वैचारिक एक उनका अपनी विचारधारा है, उस विचारधारा के दुराग्रह में वो काम करती हैं। इसलिए दुराग्रह नहीं कहेंगे, उनकी विचारधारा है, वो अपनी विचारधारा को रखने के लिए आप तो कह दीजिए ना, आप तो जो कह रहे थे कि आपका गैंग है, तो अब आप वो वर्ड यूज करिए ना। अब मैं ये जो कहना ऑफ द रिकॉर्ड जो कह रहे थे कि स्मृति ईरानी को प्रधानमंत्री का प्रेरोगेटिव है। जी जी जी। एक जुआ से इस देश का 66% मतदाता जो है वो जुआ है आज के दिन में। उन जुआओं के भविष्य के बारे में एक युवा बेहतर तरीके से सोच सकता है जितना एक बुजुर्ग सोच सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति जुआ हो। आप सचिन पायलट को आपने इतनी बड़ी मंत्रालय दे दिया था, उनकी कौन सी ऐसी, उनके कौन सा एक्सपीरियंस थे? पहले एक मिनट, और भी सारे बहुत सारे युवा लोग थे जो संगीत जी, एक मिनट में कांग्रेस में वंश के जितने भी बड़े बड़े परिवार के लोग थे, उनके सारे सुपुत्रों को बड़े बड़े मंत्रालय दे दिए गए थे। उनके कोई एक्सपीरियंस नहीं। मैं एक मिनट कह रहा हूं, मुझे मेरी बात पूरी करने दें। लेकिन उन लोगों ने भी अच्छे तरीके से मंत्रालय चलाया है। ऐसी नहीं है नहीं कि अच्छे तरीके से मंत्रालय चलाया। इसलिए आप ये कह दें कि चूंकि एक सवाल और है, इसलिए चलिए हमारे यहाँ स्मृति ईरानी से आगे बढ़ते हैं, लेकिन ये बताइए आपके ऊपर आपकी कैबिनेट में इतने मिनिस्टर हैं जो 10वीं पास हैं। मैं लिस्ट देख रहा था, ज्यादातर मिनिस्टर ऐसे हैं जो 10वीं पास है, उससे आगे की शिक्षा नहीं है। और 30% लोग ऐसे हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट भी है उस पर, 30% लोग ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, सीरियस ऑफेंसेज उनके खिलाफ दर्ज हैं। ऐसे लोगों को क्या आपके पास भारतीय जनता, मान लीजिए कि शायद टैलेंट की कमी थी, तजुर्बेकार लोगों की कमी थी, अच्छे लोगों की कमी थी? देखिए, न तो भारतीय जनता पार्टी में टैलेंट की कमी है, न ही तजुर्बे की कमी है। जो लोग जीत करके आते हैं उन्हीं में से प्रतिनिधित्व देने की बात होती है। ये डेमोक्रेसी मतलब सारे जो जीत के जो आए हैं वो ऐसे ही लोग आए। लेकिन स्मृति ईरानी और वो तो जीत के नहीं आए। एक मिनट, स्मृति ईरानी तो हार गई थी। जी जी, इसलिए ये भी बात है, आपकी बात है। ठीक है, ताहिर जी की तरफ से एक प्रश्न पूछ लूं आपसे। मैं ये आपसे कहवाना चाहता था, मैं खुद अच्छा नहीं लगता। जी बोलिए। कि जब
आपको अगर अपने घर में, मैं भी बात कर रहा था बोलचाल की भाषा में, कि अगर आपके पास कोई स्कूल है, प्रिंसिपल किसको लगाते हैं? आपको अगर घर में अपने बच्चों के तालीम की व्यवस्था देखनी हो तो किसको करते हैं, किसको चुनते हैं आप? ऐसे व्यक्ति को जिसका एक एप्टीट्यूड, एक वर्ड है, अभिरुचि इसको कहते हैं, अभिरुचि, एप्टीट्यूड, हाँ, कि वो उसकी समझ हो, उसकी इच्छा हो, उसकी लालसा हो, और उसमें गहराई से बैठने की, जिसमें एक विजन हो जी। तो मैं भी कह रहा था कि इस परिप्रेक्ष्य में इस प्रश्न का उत्तर दीजिए कि क्या आप इस अपने जवाब दे रहे हैं? स्पष्ट सवाल, मैं इनका सवाल आप तक पहुंचाऊं कि ये कह रहे हैं कि अगर आपको अपने बच्चे की तालीम देनी है, या मान लीजिए आपने कोई स्कूल चलाया है, तो आप किसको प्रिंसिपल बनाइएगा? किसी ऐसे आदमी को जो अच्छा बोलता हो, या ऐसे आदमी को जिसकी अभिरुचि हो, जिसकी इंटरेस्ट हो, एप्टीट्यूड हो पढ़ने लिखने का और तालीम का? ऐसा है कि यह निर्भर करता है कि उस व्यक्ति की अपनी समझ शिक्षा के बारे में। देखिए, आप प्रोफेसर हैं, आप एकदम स्पष्ट बात, मैं स्पष्ट ही बात कर रहा हूं। यह शैक्षणिक योग्यता हमारी विषयों के समझ के बारे में नहीं निर्णय तय करती है। हम हो सकते हैं कि हमारे यहाँ एक डिबेट भी चलता है, स्पेशलिस्ट वर्सेस जनरलिस्ट डिबेट। स्पेशलिस्ट हमेशा कहते हैं कि मैं ही ज्ञानी हूं, लेकिन कोई ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत सारे ऐसे मंत्रालय हैं जिनको जर्नलिस्ट को दिया जाता है और बहुत अच्छी तरह से चलाते हैं, क्योंकि उनका जनरल ज्ञान भी बहुत वाइड रेंजिंग ज्ञान होता है। ये आपने कैसे मान लिया है जिनका उनका शिक्षा से कोई संबंध नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। नहीं, चलिए आपसे एक सवाल और कर लेते हैं, कि अगर यही स्थिति हो तो कल को स्कूल कॉलेजेस में जो एक माना गया है कि आपको अगर लेक्चरर बनना है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर, उसका ये हो गया कि तो आपके पास एमए की डिग्री होना जरूरी है, आपके पास पीएचडी होना जरूरी है। शुरुआत आपने ही कम किया जाएगा, उसी की शुरुआत। क्योंकि गुजरात में वाइस चांसलर ऐसे लगे हैं जो क्वालिफाइड नहीं थे, जिनकी पीएचडी नहीं कह रहा हूँ, शुरुआत ये शुरुआत उसी की है कि कल को आप ये सवाल ना करें ऐसा है कि आप कॉलेज में किसको बिठा रहे हैं, आप स्कूल में, यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर ये वही बात है, उसकी शुरुआत है। ऐसा है तो फिर आपने पीएचडी की डॉक्टर साहब, तो बेकार हो गया। एक मिनट मंत्रालय चलाना और यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बनना और क्लास में पढ़ाना, इनके बारे में अलग अलग चीजें हैं। ये जरा इस चीज को समझ लें कि मंत्रालय बनने किसी विभाग का मंत्री बनने के लिए मसूद साहब के पास चलते हैं। मसूद साहब, आपको आवाज आ रही है? आपने सुना संगीत रागी आरएसएस के विचारक यहाँ बैठे हैं, वो कह रहे हैं कि स्कूल कॉलेज में पढ़ाना अलग बात है और वजीर होना और एमएचआरडी का डिपार्टमेंट चलाना वो एक दूसरी बात है। उसका तालीम से कोई लेना देना नहीं है। स्मृति ईरानी बहुत अच्छे से चला सकती है, कोई इसमें परेशानी की बात नहीं है। नहीं, ऐसा है, चलावे मुबारक हो, लेकिन मैं मसूद साहब एक बात मैं जानना चाहता हूं कि कांग्रेस में हजारों ऐसे, देश में बहुत सारे हजारों ऐसे लीडर थे जो शैक्षणिक तौर पे बहुत अच्छे थे, जिनको धरातल से वो बहुत अच्छे जुड़े हुए थे, लेकिन ऐसी कौन सी मध्ययुगीन मानसिकता थी जिसके अंदर आप सारे लोग सोनिया गांधी के आगे नतमस्तक हो जाते थे? उनमें कौन सी ऐसी योग्यता थी? राहुल गांधी में ऐसी कौन सी योग्यता थी? ये बात तो देखिए, ये बात मसूद साहब देखिए, संगीत रागी साहब, आपने ये बात की सोनिया गांधी की, मुझे अजीब सी बात लगी जब उमा भारती जैसे समझदार व्यक्ति इस बात को कह रही है कि सोनिया गांधी की क्या डिग्री थी। अगर वो पूछ सकती थी तो ये कह सकती थी कि इंदिरा गांधी वज़ीर आज़म रही, उनकी क्या, लेकिन सोनिया गांधी को वज़ीर आज़म उनको क्यों ला रहे हैं आप ये देख लीजिए, आप लोग सोनिया को क्यों ले आते हैं? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि वह, हेलो जी, आपके पास आते हैं मसूद साहब जी। मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूं कि निर्णय प्रधानमंत्री का कैबिनेट नहीं करता था, उससे पहले कैबिनेट से इतर संविधानेतर एक संस्था थी जिसकी सोनिया गांधी साहब थी। मसूद साहब ये कह रहे हैं कि सोनिया गांधी का नाम हम लोग इसलिए लेते हैं कि सरकार वही चला रही थी। जी मसूद साहब, चलिए प्रणव जी ये कह रहे हैं कि हम लोग सोनिया गांधी का नाम इसलिए लेते हैं कि सोनिया ही गांधी सरकार चला रही थी, वज़ीर आज़म तो वो थी, वो तो सरदार मनमोहन सिंह तो सिर्फ नाम के प्रधानमंत्री थे। अभी हम लोग सुन रहे थे और ये तो साबित भी हो गया, पारस साहब ने भी कह दिया, संजय बारू ने भी कह दिया। उनके लिए अच्छा कहा गया था कि वो एक दीवान की भांति थे। जिस मंत्रालय में मौलाना आजाद रहे हों, फखरुद्दीन अली अहमद रहे हों, नूरुल हसन रहे हों, वीकेआरवी राव रहे हों, सिद्धार्थ शंकर रे रहे हों, जी लंबी लिस्ट है। हाँ। उस मंत्रालय में कभी लालू यादव नहीं आए, रामविलास पासवान नहीं आए, शरद पवार नहीं आए, वो अपने जेडीयू के यादव जी वो नहीं आए। कहने का मतलब
ये आपके लिए प्रश्न है, जो मैं बात कह रहा हूं ये प्रश्न है आपका कि उसी मंत्रालय को आपको देने के लिए आप शरद यादव नहीं, लेकिन मैं इसको ऐसे पूछ रहा हूं, मैं इसको ऐसे पूछ रहा हूं कि एक नई सोच, कह रहा हूं यही तो प्रश्न है आपका। आप नई सोच किसी भी आपकी प्रवक्ता से जस्टिफाई तो प्रवक्ता है, आप जस्टिफाई प्रवक्ता होना, सारे मुद्दों की समझ में बेहतर है यही प्रश्न है आपका। शायद रविशंकर प्रसाद जी ने कहा कि वो बहुत अच्छी अंग्रेजी और हिंदी बोलते हैं। आप जनपद में चले जाए, बहुत लोग आपको मिलेंगे। आज 8वीं क्लास का बच्चा भी बहुत अच्छे मिलेंगे आपको बोलने वाले, जिनका पढ़ाई लिखाई से कोई सरोकार थोड़ी हुई कि बोलना अलग बात है, प्रवक्ता होना बात पटुता अलग बात है, उसका बुद्धि से क्या लेना देना। ये मान करके आप चलती हैं कि जो लोग स्पोक्समैन होते हैं वो पार्टी के, उनमें सिर्फ मसूद साहब कलाई होती है, उनको विषयों की समझ नहीं होती है, जो पढ़ लिखते हैं, जो विषयों की समझ नहीं होती है वो पढ़ते लिखते हैं उनको नहीं हो सकते हैं, जिनको पढ़ना लिखना आवश्यक है। तो ये बताइए कि आप लोगों ने वो लाइन जो है ब्लर कर दी है, कोई प्रवक्ता भी हो सकता है, कोई मंत्री भी हो सकता है। मैं एक प्रश्न पूछ लेता हूँ जी, एक प्रश्न पूछ लेता हूँ। ये प्रवक्ता की बात कर रहे हैं, वही प्रवक्ता है इनके जिनको ये नहीं पता कि देश में 28 राज्य हैं। ये क्या बात कर रहे हैं बगल में बैठ के? बताइए किसकी आप इस तरह की चीजें प्रधानमंत्री को नहीं पता कि नालंदा कहाँ है, और वो तो जो क्या बात कर रहे हैं? अब तो ये पटेल मैं कहना नहीं चाहता था, सरदार पटेल ने एक प्राइम मिनिस्टर के लिए कहा था कि उनको धान की फसल में अंतर नहीं आता है, लेकिन वो समझते हैं कि हम बदल गया, हमने देश को डिस्कवर कर 2014 में समझ की बात। एक स्लिप ऑफ द टंग को यदि आप यूज करें इस संख्या की किसी मसूद साहब के पास चलते हैं, जाने को मसूद साहब ये कह रहे हैं कि हम लोग सोनिया गांधी का नाम इसलिए लेते हैं, सरकार वही चला रही थी, मनमोहन सिंह तो सिर्फ दिखाने के थे, और ये कहने की जरूरत नहीं रह गई है। सोनिया गांधी जी ने अपने जमाने में किसी भी नेता को किनारे लगाने का काम नहीं किया था, किसी को बेइज्जत नहीं किया था। सीताराम छोड़िए ये सब बात, सीताराम केसरी का बस्ता बाहर फेंक दिया गया था, ये पूरा देश जानता है। जो इनसे सवाल पूछा जा रहा है उसका क्लियर कट जवाब दे। ये लोग अपने जवाब न देने के लिए अपना मुंह चुरा रहे हैं और सोनिया गांधी जी की तरफ इशारा कर रहे हैं। मेरा इस संबंध में ये कहना है कि स्मृति ईरानी जी को इन्होंने बनाया, मुबारक हो, पूरा देश जो है देख रहा है। लेकिन मुझको इसमें इतना कहना है कि बहुत बड़ा देश है, इसमें प्राइमरी से लेकर के सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैदराबाद, उस्मानिया यूनिवर्सिटी, इसमें हजारा पढ़े लिखे प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, लीडर्स, रिसर्च स्कॉलर्स, इन लोगों का जमावड़ा है। इन लोगों के बीच में स्मृति ईरानी जी जैसे इन एक्सपीरियंस को वो आप इत्मीनान रखिए, बोलने में वो ठीक है, बोल बाल के निकल लेंगे वो। बीजेपी वाले चाहे जो जवाब दें, उनकी मर्जी है। देखिए बोलने की हद तक, बातचीत करने की हद तक ठीक है, सोनिया गांधी जी के ऊपर आज तक इस पूरी दुनिया में कोई उंगली उठा नहीं पाया, हकीकत तो ये है। लेकिन अपना मुंह चुराने के लिए, जवाब न देने के लिए बार बार सोनिया गांधी जी के ऊपर जाते हैं। चलिए प्रणब जी से बात करें, आगे की बात करें, जवाब देने का कष्ट करें। चलिए संगीत रागी को आप सुन रहे हैं, लगातार वो इस बात को डिफेंड कर रहे हैं कि नहीं उसमें कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी बात यह है कि इस पूरे कैबिनेट फॉर्मेशन में एक चीज और जो दिख रही है कि बहुत ही इनएक्सपीरियंस लोग, बहुत ही लेस क्वालिफाइड लोग, कहिए कि 10वीं पास लोगों की तादाद 12-15 है, और क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले लोग भी हैं। तो क्या आप कांग्रेस के नजरिए से इसको ये देखते हैं कि इनके पास या तो लोग नहीं थे, या जानबूझ करके, जैसा शबनम हाशमी जी कह रही हैं कि जो इंडिपेंडेंट चार्ज के जो मिनिस्टर्स हैं, जो 15 है मेरे ख्याल से, वो सिर्फ इसलिए है कि वो सारा मंत्रालय एक तरह से नरेंद्र मोदी के कंट्रोल में है, जो वो चाहेंगे वही होगा। ताहिर जी, जैसा कि मैंने कहा, बहुत आलोचना करना अच्छा नहीं लगता। जब स्मृति ईरानी जी का शुरू हुआ, मंत्रालय का आवंटन हुआ, तो मैंने कहा, मुझे किसी ने पूछा तो मैंने कहा कि मेरी प्रतिक्रिया ये थी कि शुक्र करो कि संगीत बालियान को नहीं बना दिया मिनिस्टर एचआरडी। और अगर पूरे उसको वाकये को देखें तो वो एक दोहा मुझे याद आया कि शायद वो तब उसका औचित्य समझ में नहीं आता था कि रामचंद्र कह गए सिया से, ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना तिनका, कौवा मोती खाएगा। तो इसके आगे कहने के लिए कि अधिकार, ये विशेषाधिकार प्रधानमंत्री जी का है,
कि उनको अपना मंत्रिमंडल कैसे चलाना है, किसको देना है, किसमें क्या योग्यता है, ये वो जानेंगे उन्होंने क्या बोया है और क्या काटेंगे। हम इनको समय देंगे, देखेंगे, इंतजार करेंगे कि ये क्या करते हैं। बहुत लंबी लंबी वादाएं, बहुत बड़े बड़े वादे हैं इनके, और जनता जो है वो देखेगी। कांग्रेस वाले इनको मौका देने को तैयार है। कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि चलिए जो इन्होंने बोया है वो काटेंगे। अगर वो ऐसे ही आदमी से मंत्रालय चलाना चाहते हैं, चाहे संगीत रागी हो, चाहे स्मृति ईरानी हो, चाहे बालियान साहब हो, ऐसे लोगों से ही उनको अगर सरकार चलानी है तो इसका फल वो खुद भोगेंगे। तो हम लोग उसको मौका क्यों ना दें? नहीं, देखिए हमारे हाथ में तो ये है ही नहीं कि हम मौका तो उनको तनकीद क्यों कर रहे हैं? नहीं, मौका तो उनको मिला ही हुआ है। वो तो मैंने तो पहला सेंटेंस ये कहा कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो डिसाइड करेगा किसको बनाना है, किसको नहीं बनाना उसमें। लेकिन हमारी टिप्पणी तो हो ही सकती है। अभी तो ये हालात नहीं आए कि जो बोले उसको आप या तो खत्म कर दें और या जेल में डाल दें। वो हालात भी ऐसे हालात हिंदुस्तान में नहीं आएंगे शबनम जी। हम लोग जो चाहेंगे आराम से खुल करके बोलेंगे। यही हिंदुस्तान की जमहूरियत की खूबसूरती है कि हम लोग खुल करके बात कर सकते हैं। बाकी तो आगे आने वाले 6 महीने बताएंगे ऐसे हालात रहेंगे या नहीं रहेंगे। संगीत साहब, ऐसा है कि मैं इसको 2 परिप्रेक्ष्य में देखता हूं। मुझे आज तक कोई ऐसा इस देश में राजनीतिक नेतृत्व नहीं दिखा है जिसके बारे में मीडिया ने इतनी कटु आलोचना किसी एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ 10 वर्षों तक लगातार प्रोपेगेंडा करता रहा हूं, जिसका कहीं एफआईआर में क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए प्रोपेगेंडा कर रहा हूं, सब आगे बढ़े। मैं इसलिए प्रोपेगेंडा, और लोग गुजरात में अच्छा से प्रेस काम कर रहा है। पूरा राष्ट्रीय प्रेस ने नरेंद्र मोदी के खिलाफ जहर उगला, कई अखबारों ने लिखा, और एक विचार एक वामपंथियों का, और एक और मैं कहूंगा बड़ा दुख लगेगा, लेकिन वो एक विचार संस्थान जो है वो लगातार नरेंद्र मोदी के खिलाफ मैन्युफैक्चर। चलिए, आप ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ सिस्टमैटिक तरीके से फिर भी नरेंद्र मोदी ने मीडिया को नहीं दबाया। तो ये जानबूझ करके अभी शुरुआत में सरकार बनी है, थोड़ा धैर्य रखिए। आपने इस देश का मैंडेट खोया है, थोड़ा धैर्य रखिए। ये कह रहे हैं कि अभी सरकार बनी है, 2-3 ही दिन हुए हैं, अभी पेशेंस रखना चाहिए, अभी हिम्मत नहीं आनी चाहिए। पेशेंस रखना एक चीज है, लेकिन ये जो कह रहे हैं उस पे बात होना भी, ये यहाँ पे कह के निकल जाए। पूरा हिंदुस्तान जानता है पिछले 1 साल से टेलीविजन के किस तरह से टेलीविजन में सारे वो शेयर्स खरीदे गए, क्या टेलीविजन बोली बोलता है। ये तो एक आपका असेसमेंट है। नहीं, असेसमेंट की बात नहीं। अभी तो किया गया कि एनजीओ को विदेशी फंड से चलाया गया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए विदेशी फंड से एनजीओ को चलाया गया, और वो चलाने के चंदा इन लोगों के संगठनों तक भी पहुंचा। आप लोगों की बात हम तो लेते हैं, हम तो वो इसीलिए क्योंकि राष्ट्रवादी विचारधाराओं के खिलाफ दुष्प्रचार, कानून के हद में राष्ट्रवादी विचारधाराओं के खिलाफ दुष्प्रचार के लिए। जी, मेरी मजबूरी है, यहाँ पे वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो बात करेंगे एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर। जैसे ही सरकार बनी, कश्मीर मुद्दा एकाएक सुर्खियों में आ गया। एक मिनिस्टर ने ये कह दिया कि जो आर्टिकल 370 है उसके ऊपर डिबेट होना चाहिए और उसको रिपील किया जाना चाहिए। लेते हैं एक ब्रेक। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी मौजूद पर बातचीत शुरू करेंगे। फ्रूट्स का फ्रेश टेस्ट, टॉप्स जैम, लाइफ में लाए मजा। हम समय हैं, समय शक्तिमान है, समय सम्मोहन है, समय सावधान है, समय परिवर्तन है, समय संजीवनी है, समय मनुष्य है, वर्तमान है, भविष्य है, मासूम ममता की मीठी सी झपकी है। हौसलों के लिए समय एक झपकी है। समय अनुशासन है, समय सुशासन है, शांत है, क्रुद्ध है, समय सुबुद्ध है, विजय का युद्ध है। समय एक नाम है, समय सभी का है, समय तुम्हारा है, हम समय, ये समय हमारा है। रहिए समय के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार आपका फिर खैर मकदम है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की कैबिना के तकरीबन सभी वज़रा ने ओहदा संभाल लिया है, लेकिन इसी मौके पर पीएमओ के वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने आर्टिकल 370 पर बयान देकर एक बड़ा तनाजा खड़ा कर दिया है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान की वजाहत भी पेश की, लेकिन खुद को मौजूदा हुकूमत से अलग बताने वाली आरएसएस इस पर बहस को सही बताती हुई नजर आ रही है। राम माधव ने बहुत ही साफ तरीके से इस बात की वजाहत की है कि आर्टिकल 370 पर चर्चा होनी चाहिए और वक्त आ गया है कि आर्टिकल 370 को खत्म किया जाए। हमारे साथ मौजूद हैं संगीत रागी जो आरएसएस के प्रवक्ता है, उनसे जानेंगे कि आरएसएस का मौकफ क्या है और क्या आरएसएस के विचारक है, माफ कीजिएगा, क्या आरएसएस को इस पूरी कंट्रोवर्सी में कूदना चाहिए था। लेकिन उससे पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। पीएमओ जैसी अहम वजारत के वजीर ममलिकत जितेंद्र सिंह ने ओहदा संभालते ही एक मुतनाज़ा बयान दे डाला। कश्मीर से जीत कर आए जितेंद्र सिंह का कहना है कि जम्मू कश्मीर को खुसूसी दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 पर भी बातचीत होनी चाहिए। याद रहे कि आर्टिकल 370 के तहत जम्मू कश्मीर को खुसूसी रियासत का दर्जा मिला हुआ है और बीजेपी लगातार इसे हटाने का मुतालबा करती आ रही है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने बयान का गलत मतलब निकाले जाने की बात जरूर कही। और बड़ी कठिन परिस्थितियों से निकलने के पश्चात उसमें अब थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं नॉर्मलसी का ऐसा लग रहा है कि संभावना बन रही है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि हम उसको बल दें और वहां का जो युवा वर्ग है, जो विशेषकर निराश है बेरोजगारी के कारण, अनेकों कारणों से, आतंकवाद के कारण वहां पर रोजगार के बहुत से अवसर उपलब्ध नहीं हो सके, उनको उपलब्ध कराना हमारा प्रयास रहेगा। और जैसे प्रधानमंत्री ने बड़ा स्पष्ट कहा है कि तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जम्मू कश्मीर को लेकर के जो इनिशिएटिव्स अधूरे रह गए हैं उनको आगे ले जाना भी हमारा एक दायित्व रहेगा। जितेंद्र सिंह के बयान पर जम्मू कश्मीर से रद्द-ए-अमल आना लाजमी था। रियासत के वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने पहले ट्वीट के जरिए और बाद में रूबरू होकर कहा कि आर्टिकल 370 हिंदुस्तान और कश्मीर के बीच वाहिद आईनी कड़ी है और इसकी जानिब देखना भी मरकज के साथ साथ पूरे मुल्क को भारी पड़ सकता है। जबकि पीडीपी लीडर महबूबा मुफ्ती ने भी आर्टिकल 370 से किसी तरह की छेड़छाड़ को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत को कश्मीरियों का दिल जीतने की बात करनी चाहिए। आर्टिकल 370 को आप तब तक हटा नहीं सकते जब तक कि आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसको नए सिरे से कायम नहीं करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जम्मू कश्मीर का जो हिंदुस्तान के साथ इल्हाक हुआ उसको जो है मंजूरी दी। अगर आप नए सिरे से इस सवाल को खोलना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह करके लाइए ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, हम भी आपसे बात करेंगे। लेकिन जहां पे आप मतलब हमारे रिश्तों को और ज्यादा मजबूत करना चाहते हैं, ये मजबूत करने का तरीका नहीं है, ये यहाँ के लोगों को और ज्यादा दूर धकेलने का तरीका है, जो कि आप खुद बहुत जल्दी समझ जाएंगे। आर्टिकल 370 वी ऑल नो इट, और मुझे लगता है बीजेपी वालों को भी मालूम है कि इवन इन पास्ट a lot of effort was done by many leaders, I don't want to name them, और बहुत सारे jurists को बुलाया गया, बहुत सारे जो experts हैं, their opinion was sought and they told them flatly that nothing, you cannot touch Article 370 because this is the basis of the relationship of Jammu and Kashmir with the rest of the country. So if you try to fiddle with it, that means you will have to renegotiate a new relationship with the people of J&K. अपोजिशन के हमलों को देखते हुए पीएमओ के वजीर जितेंद्र सिंह तो अपने बयान से मुकरते नजर आए, लेकिन मोदी हुकूमत से खुद को अलग रखने की बात कह चुके आरएसएस ने आर्टिकल 370 पर बहस जरूरी करार दिया। मंत्री जी का जो बयान था उसके ऊपर अनावश्यक राजनीतिक विवाद छेड़ने का प्रयास करना ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि मंत्री जी ने एक पार्टी का स्टेटेड पोजीशन को ही दोहराया था और समय आने पर इन सारे मुद्दों पर बहस हो सकती है, बहस को लेकर किसी को आपत्ति नहीं होना चाहिए, पर मंत्री जी के बयान को अनावश्यक राजनीतिक विवाद बनाने का जो प्रयास हो रहा है वो ठीक नहीं है। जितेंद्र सिंह के आर्टिकल 370 से मुतालिक बयान को लेकर कांग्रेस ने पूरी हुकूमत को ही निशाने पर ले लिया है। पार्टी तर्जुमान अभिषेक मनु सिंघवी के मुताबिक बीजेपी आज भी लोगों को बांटने वाली और पॉलिसी पर गामजन है। उन्होंने कहा कि तरक्की का मुखौटा पहनकर इक्तिदार में आई बीजेपी असल चेहरा धीरे धीरे सामने आने लगा है। अभी चुनाव को खत्म हुए 2 दिन भी नहीं हुए, जहां तक शपथ का सवाल है 2 दिन भी नहीं हुए हैं, और ये जो जामा, ये मुखौटा पहनाया गया था विकास का, बार बार विकास के शब्द का
दुरुपयोग किया जा रहा था वो स्पष्ट आपके सामने है, क्योंकि विकास की जगह वही पुराने विभाजन करने वाले, भिन्नता प्रोड्यूस करने वाले, आपसी वैमनस्य फैलाने वाले, डिवाइड करने वाले, वो सभी सिंबल सामने आ रहे हैं। कश्मीर के इश्यू पर सीपीएम लीडर सीताराम येचुरी ने कहा कि बीजेपी का असली चेहरा अब सामने आ रहा है, तो जेडीयू सदर शरद यादव ने कहा कि उनकी पार्टी 370 पर कोई समझौता नहीं करेगी। ये विवादों को आप अलग से नहीं देख सकते हो। एक उनकी पूरी एक कॉम्प्रहेंसिव, मैं कहूंगा कि एक उनकी रणनीति है कि एक है एजेंडा जो आपके सरकार दिखाएगी जनता के आधार, जिस आधार पर वोट उनको मिला, वो एक एजेंडा है, और असली एजेंडा है वो एजेंडा जो आरएसएस की जो ओरिजिनल एजेंडा है, जिसके अंदर धारा 370 है, जिसके अंदर वो बुनियादी बातें हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड के वगैरह वगैरह, ये सब बातें आएंगी। तो अब जो आप देख रहे हो ये सब उसकी झलक है। अब किस तरीके से ये सब पेश आएंगे आने वाले दिनों में, उसको देखना पड़ेगा। आर्टिकल 370 पर जारी हंगामे की खास वजह यह है कि हिंदुस्तान की मरकजी हुकूमत सिर्फ दफाई, खारजा, इक्तिसादी और मवासलात की पॉलिसी और मामलात पर ही दखल दे सकती है। बाकी मामलात में सिर्फ वहां की रियासती सरकार ही कानून साजी कर सकती है। आर्टिकल 370 की वजह से ही जम्मू कश्मीर के अवाम को कुछ खास सहूलियात मिली हुई हैं। अब शायद वहां के अवाम को मिली ये सहूलियात बीजेपी को रास नहीं आ रही है। आलमी समय के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ मासूम सिद्दीकी। नाज़रीन, अभी आपने ये रिपोर्ट देखी। सीधे चलते हैं आरएसएस के जो विचारक हैं संगीत रागी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। आपने देखा कि एक बयान आता है जितेंद्र सिंह का जो मरकज में वजीर हैं, और उसका जवाब देते हैं कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला। जाहिर सी बात सेंट्रल स्टेट की बात हो रही थी, एक दूसरे की बात हो रही थी। इसमें एक और फरीक एकाएक सामने आते हैं आरएसएस। आरएसएस जवाब क्यों देती है? आरएसएस इस मामले में क्यों पड़ी? क्या मान लिया जाए कि ये सरकार कहीं ना कहीं पूरे तौर पर जो सामने दिख रहा है वो नहीं है, पीछे से आरएसएस को चला रही है? संगीत रागी, देखिए, आपने कई मुद्दे छेड़ दिए हैं, इसलिए मुझे आप थोड़ा समय दीजिएगा। बोलिए। पहली बात मैं उमर अब्दुल्ला से शुरू करना चाहता हूं। अब्दुल्ला परिवार ने शुरू से यह मान रखा है कि जम्मू एंड कश्मीर उनकी शायद पैतृक संपत्ति नहीं, वो तो हमेशा हार भी जाते हैं। एक मिनट में मैं अपनी बात कर लेने दें। जो ये बार बार वो इंडियन स्टेट को वो ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं कि यदि जब 370 आपने हटा लिया तो ये देश हम भी दिखा देंगे कि क्या कर सकते हैं, आपकी बपौती नहीं है। पहली बात, यह जम्मू एंड कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग है। दूसरी बात है कि 370 की बात, तो 370 की बात ये था संगीत रागी साहब कि एक मिनिस्टर ने, सेंट्रल मिनिस्टर ने कोई बात कही, उस पर स्टेट मिनिस्टर के चीफ मिनिस्टर ने कुछ जवाब दिया। आरएसएस को बीच में आकर के बात करने की क्या जरूरत पड़ी? यदि से उमर अब्दुल्ला ने कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म की बात की होती तो बात समझ में आती, सेंट्रल स्टेट रिलेशन। उन्होंने इसकी बात नहीं की। उन्होंने काश्मीरियत और फलना, ये हमेशा जो शुरू से ही वो अपने दादे परदादे के समय से जो ब्लैकमेल करने की राजनीति करते आ रहे हैं नेहरू के समय से, उसी बात को यहां दोहरा रहे हैं। एक दूसरी बात, तो नाम भी नहीं लिया लिया है, आप उसको रील कर लीजिए। दूसरी बात, आर्टिकल 370 जो है इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन जो है, वो जैसे जम्मू एंड कश्मीर का था और बाकी सारे रियासतों का, उसके इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन में कोई अंतर नहीं है। ये मैं आपको उसकी पूरी डिटेल बता दूं। जरूर आप बता देंगे। तीसरी बात, जब भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में ये शुरू से आया है कि हम भारतीय जनता पार्टी यदि उसको मैंडेट मिलती है तो वो 370 को हटाएगी, ठीक है जी। आरएसएस भी शुरू से ये बात कहती रही है। तो भारतीय जनता पार्टी के मिनिस्टर ने, जो पीएमओ में हैं और जो जम्मू से आते हैं, उन्होंने अपने मैनिफेस्टो के स्टेट और पार्टी के चलिए आपकी बात नहीं। अब मैं आपकी एक बात कहूं, एक बात करूं। आरएसएस से संवाददाता ने, नहीं, आपने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन की बात की, मैं आपकी एक बात बताऊं। 10 तारीख 1947 जून का महीना ये बात हुई और उस वक्त वजीर आजम थे शेख अब्दुल्ला साहब। ये मसौदा तैयार किया गया, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको पारित किया और ये उसी शर्त पे एक्सेशन तो हो चुका था, आप सही कह रहे हैं। लेकिन उसके बाद किस तरह के रिश्ते होंगे कश्मीर और हिंदुस्तान के बीच में, ये एक एग्रीमेंट तय किया गया। एक तरह का ये कॉन्ट्रैक्ट है बिटवीन टू पार्टीज, यूनियन ऑफ इंडिया एंड स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। और उस
कॉन्ट्रैक्ट के तहत हिंदुस्तान के साथ जो रिश्ते होंगे कश्मीर को, इसको पूरे तौर पर क्लियर कर दिया गया और तभी ये मर्जर हुआ। अब अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को रीनेगोशिएट करना चाहते हैं, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को किसी तरह से फिर से चेंज करना चाहते हैं, तो क्या ये जरूरी नहीं है कि जो दूसरी पार्टी है उसमें उसकी भी मर्जी हो? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। आप यूनिलैटरली कीजिएगा। एक मिनट मुझे आप थोड़ा समय दीजिए। जब बाकी रियासतें भी भारतीय, क्योंकि 370 गवर्न नहीं होती। एक सेकंड सर, आप रुक तो जाइए। 370 सिर्फ कश्मीर है, ठीक है। नेहरू ने यह भी कहा था कि यह टेम्पररी है, यह घिसते घिसते घिस जाएगा। और उसके बाद 370 के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंज हुए। आर्टिकल 35A के अंदर बहुत सारे ऐसे चेंज दिए गए। यह कौन सा ऐसा नियम है कि देश में एक बाहर का विदेशी आकर के जम्मू कश्मीर का नागरिक शादी करके बन सकता है, लेकिन इस देश का कोई व्यक्ति शादी करके, कोई महिला यदि वहां की यदि बाहर कर लेती है तो उसका सिटीजनशिप भी खत्म हो जाए? ऐसा कौन सा है? मैं ये मान करके चलता हूं, या भारतीय जनता पार्टी आपको ये नहीं लगता है? नहीं, संजीत रागी, आप बहुत संजीदा मौजूद है। कश्मीर बहुत सेंसिटिव इशू है। आपको ये नहीं लगता है कि कश्मीर के इस इशू बनाया गया है? कश्मीर कोई सेंसिटिव इशू नहीं है। यदि धारा 370 यदि रिपील की जाती है तो ये भारत के मुख्य धारा से जुड़ने में ये बहुत आवश्यक है और जम्मू एंड कश्मीर के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। तीसरी बात, जो वहां पर जो टेररिज्म है वो इन्हीं लोगों के फैलाया हुआ है। घाटी में ही क्यों टेररिज्म है, बाकी और जगह क्यों टेररिज्म नहीं है? क्योंकि वहां पर विकास नहीं हो जाता है। आप बहुत विकास की बात करते हैं, आप लोगों ने बहुत विकास की बात की। आपके ऊपर इल्जाम यही लग रहा है संगीत रागी कि भारतीय जनता पार्टी ने विकास के नाम पर वोट तो बटोरा, लेकिन अब विकास करके दिखाना उनके लिए मुश्किल पड़ेगा। जाहिर सी बात, उसको समझ रहे हैं। इन्फ्लेशन जिसके बारे में हमेशा कहा गया कि तुरंत हम कंट्रोल करेंगे और बेरोजगारी, महंगाई जो है कम करेंगे, वो सारी चीजें शायद उनको होती हुई दिख नहीं रही है, तो वो इश्यूज ला रहे हैं। अभी उन्हें ये इशू क्या लगता है आपको कि जो इशू पे वो जीत के आए वो इशू शायद पूरा प्रॉमिस नहीं कर पाएंगे, इसलिए इस तरह के इश्यूज को सामने कर रहे हैं? देखिए, ये तो खैर अभी 2 दिन हुए सरकार बने हुए, लेकिन एक शेर याद आ रहा है, इब्तिदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। तो जब हमारे हिंदुस्तान के लोगों ने एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को चुना है जो आरएसएस का है, जो पूरी पार्टी को चुना है जिसको आरएसएस चलाती है, तो अब हम ये सोचेंगे वो 370 रिपील नहीं करेंगे, वो यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं लाएंगे, तो वो हमारी गलतफहमी है। पहली बार, आजादी की पहली बार इतना करीब आए हैं हिंदू राष्ट्र बनाने के, जो उनका सपना रहा है 1925 से। गोलवालकर को आप पढ़ें, किसी को पढ़ें, पहली बार इतने करीब आए हैं। अब हम ये सोचें कि वो एक डेमोक्रेटिक सरकार चलाएंगे, तो वो हमारी गलतफहमी है। इस मुल्क में क्या होगा ये आगे आने वाले 6 महीने बताएंगे। आगे आने वाले 6 महीने बताएंगे प्रोग्रेस होगी या नहीं होगी। मतलब वो डेवलपमेंट का एक पूरा उस पर तो मैं 50 बार बोल चुकी हूँ। वैसे भी गुजरात में कितना डेवलपमेंट हुआ हम जानते हैं, किसका हुआ सारी दुनिया के सामने है। मोदी जी कितने स्वच्छ हैं वो पूरी दुनिया जानती है ना। तो उस सब पे मुझे नहीं लगता कि ये बहस करने की कोई नहीं। आपने एक बात कही है, शबनम जी आपको यहाँ पर रोकूंगा कि आपने कहा यूनिफॉर्म सिविल कोड और राम मंदिर का मुद्दा, क्या आपको लगता है कि सिर्फ आर्टिकल 370 ही उन्होंने नहीं उठाया है, बल्कि हिंदू राष्ट्र की जो आप बात कर रही हैं, तो आगे आपको लगता है कि ये मुद्दे भी आएंगे? उनके मैनिफेस्टो में है, उन्होंने कहा है कि हम अगर जीत के आएंगे, हमारी बहुमत सरकार होगी, तो हम इन मुद्दों को अमल में लाएंगे। अगर हम सोचेंगे नहीं होगा तो हम साहब ये बताइए प्रणव झा जी क्या इस मुद्दे, एक मिनट आपके पास आऊंगा, लास्ट आपके पास आऊंगा। अच्छा आप बोलिए, चलिए। प्रणव जी से बात। प्रणव जी, मैं ये जानना चाह रहा था कि कश्मीर के मुद्दे को जो इतना सेंसिटिव इशू है, पूरे हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं उसको लेकर के बहुत ज्यादा चर्चा होती है, इंटरनेशनल इशू बना हुआ है, तो ऐसे मुद्दे को आते के साथ, सरकार को अभी 2 दिन हुआ है शपथ लिए हुए, और आते के साथ इस इशू को उठाना क्या समझदारी है? और क्या आपको लगता है जो शबनम हाशमी जी कह रही है कि हिंदू राष्ट्र की तरफ बढ़ता हुआ यह कदम है? ताहिर जी, मैं जब ये आप पहले आप यहाँ पे कर, मेरा नाम फैसल है जी, आप मुझे माफ करिएगा, और ये आपने मुझे अब तक क्यों नहीं रोका फैसल साहब। मैं ये कहना चाह रहा था कि सबसे पहले तो इनसे मैं ये प्रश्न पूछना चाहता था कि इनकी समझ में क्या ये इनको संवैधानिक रूप से ये सक्षम लगता है कि क्या ये पॉसिबल है कि ये 370 का एब्रोगेशन हो सकता है? मेरे ख्याल से शायद कानूनन संभव नहीं है। रही बात तो फिर ये क्यों उठाया जा रहा है, कई तरह की बातें होंगी। मुझे जो लगता है, जितनी समझ है मुझे राजनीति की, हम राजनीति करते हैं,
संविधान तो बदला जाएगा ना। हम अभी तक संवैधानिक दायरों में बात कर रहे हैं, हम नहीं बदल हम संवैधानिक दायरों में बात कर रहे हैं। देखिए, बहुत अहम बात शबनम जी ने उठाई कि अभी तक आप जो बात कह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पे उसको बदलना वाकई बहुत कठिन है, आप बात सही कह, लेकिन शबनम जी का तो सीधा मानना यह है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ये मानते हैं कि शायद संविधान भी बदला जाएगा, उसकी जो रूह है, जो स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको भी शायद चेंज किया जाए। आप यही कह रही हैं? नहीं, बिल्कुल यही। पर क्या संविधान बदलना तो बोल रहे थे, फिर आपके पास आऊंगा जी। मैं ये कह रहा था कि फिर ये हो क्या रहा है। तो मुझे जो साफ तौर पर दिखता है वो है अक्टूबर नवंबर में जम्मू कश्मीर में होने वाले चुनाव, अक्टूबर नवंबर में महाराष्ट्र में होने वाले चुनाव, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हरियाणा में होने वाले चुनाव, झारखंड में होने वाले चुनाव, ये चुनाव मुझे दिखते हैं। ये एक फिर से कोशिश है वोट को पोलराइज करने, वोट को पोलराइज करने। चलिए मसूद साहब के पास चलते हैं, फिर बस आएंगे संगीत राग के पास। मसूद साहब, आपने देखा जिस तरह से अभी 2 दिन पुरानी सरकार ने कश्मीर का इशू उठाया है, आर्टिकल 370 का इशू उठाया है। यहाँ पे कांग्रेस के प्रवक्ता बैठे हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये सारा इनको मालूम है कि ये कर नहीं पाएंगे, लेकिन चूंकि नवंबर दिसंबर के पहले बहुत सारे स्टेट्स में इलेक्शन होने वाले हैं, तो वहां वोट्स को पोलराइज करने के लिए वो कर रहे हैं। आप क्या कहते हैं? क्या ऐसा है, इनके सामने गुजरात एक मॉडल है जी, और उसी को उस मॉडल को सामने रख करके ये देश को चलाना चाहते हैं। और इसी लिहाज से प्रधानमंत्री बनने के बाद मोदी जी ने अपनी मिनिस्ट्री फॉर्म की है। ये लोग झूठ बोल करके सत्ता तक पहुंचे हैं। जिन इशूज पर ये लोग चुनाव लड़े हैं वो पूरे होने वाले ही नहीं है, बिल्कुल झूठ का पुलिंदा रहा है। इसलिए जनता का ध्यान असल मुद्दों से हटा करके वही लोगों में पोलराइजेशन की बात कर रहे हैं। और साथी ने सही कहा कि चुनाव होने वाले हैं और चुनाव यहां होते रहेंगे, चुनाव इनको जीतना है, तो इन्होंने पोलराइजेशन का एक तरीका अख्तियार कर रखा है। इसलिए इन लोगों ने जम्मू और कश्मीर का मुद्दा उठाया है। ये बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। मेरा ये कहना है, सरकार जो बनती है देश के हितों के लिए बनाई जाती है। सरकार की जिम्मेदारी होती है कि देश और प्रदेश की जनता के हितों की सुरक्षा करे, न कि खून खराबे की बात करे। चलिए, यहाँ पे आपको रोकना पड़ेगा। मसूद साहब, वक्त खत्म हो गया है, इसलिए आपको यहाँ पर रोकूंगा। रागी साहब, समय समाप्त हो गया है। नाज़रीन, आपने देखा कि संजीदा मौजू है, बहुत हसास मसला है कश्मीर का, उस पर भी सियासत हो रही है। लेकिन एक चीज मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगा कि अभी सरकार बनी है, और जैसा कि शबनम हाशमी ने कहा कि अभी तो इब्तिदाए इश्क खैर होता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। हम यहाँ अपने तमाम मेहमान का शुक्रिया अदा करेंगे। खुली बहस में फिलहाल इतना ही। आप आलमी समय को इंटरनेट पर भी देख सकते हैं, लॉग ऑन करें समयlive.com। हमें इजाजत दीजिए और आप देखते रहिए आलमी समय।